अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एल्बन एंड बर्नानकी की बुक है थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। थर्ड चैप्टर बेसिकली प्रोडक्टिविटी, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे बेस करता है। ठीक है, हमने जो इसका पार्ट 1 था उसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन का जो कर्व होता है उसको हमने देखा था कि वो किस तरीके से बनता है, उसकी क्या क्या एजम्पशन होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और साथ साथ हमने मार्जिनल जो रेट ऑफ कैपिटल था उसको भी देखा था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को भी देखा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को भी देखा। ठीक है, और इसके साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उनको भी हमने डिटेल में देखा था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें, फर्स्ट पार्ट देखें इसका, ताकि आपको सेकेंड पार्ट जो है वो आसानी से समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब बेसिकली मार्केट्स को देखते हैं अगर हम, तो हमारे पास जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की मार्केट्स जो हैं वो आती हैं। ठीक है, सबसे पहली मार्केट जो हम देखते हैं वो लेबर मार्केट है। ठीक है, लेबर मार्केट के अंदर हम ये एनालाइज करते हैं कि लेबर की जो डिमांड है या लेबर की सप्लाई है इकॉनमी के अंदर, ठीक है, वो किस तरह से फ्लक्चुएट हो रही होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लेबर की जो डिमांड है वो इफेक्ट हो रही है, और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से लेबर की सप्लाई जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। ठीक है, ऑब्वियसली एक मेन फैक्टर जो लेबर की डिमांड और सप्लाई के पीछे होता है वो वेज होता है। ठीक है, अगर लेबर को हायर वेज मिल रही होती है तो ऑब्वियसली वो सप्लाई करने के लिए रेडी होता है। इसी तरह अगर प्रोडक्टिविटी साइड से देखें या फर्म की साइड से देखें तो जितनी वेजेस कम होंगी लेबर की डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, जो ओनर्स होते हैं, जो फर्म होती है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम वेज के ऊपर हम लेबर को हायर करें। ठीक है, तो जितनी वो वेजेस जो हैं वो कम होंगी उतनी ही वो लेबर की डिमांड को इंक्रीज करते हैं। अगर सेकंड जो मार्केट है उसकी बात करें तो सेकंड मार्केट जो आती है वो हमारे पास गुड मार्केट आती है। ठीक है, गुड्स मार्केट के अंदर हम डिमांड और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फिर इंफीरियर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि ये कौन सी गुड्स हैं, और साथ साथ देखते हैं कि उनकी डिमांड और सप्लाई में इकॉनमी में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड ऑफ गुड्स में चेंज आता है या सप्लाई ऑफ गुड्स में चेंज आता है। ठीक है, और इनके कर्व्स कैसे होते हैं। फिर जब हम तीसरी बात करते हैं तो मनी मार्केट की बात आती है। ठीक है, मनी मार्केट के अंदर क्या आता है कि डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं हम। ठीक है, हमें पता है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो काम सिर्फ हमारा जो स्टेट बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो करता है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट इकोनॉमीज के अंदर जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो भी सेंट्रल बैंक होता है इकोनॉमी का, वो मनी सप्लाई का रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, और इसी तरह जो डिमांड है वो हाउस होल्ड साइड से आती है मनी की डिमांड। ठीक है, सो ये भी फ्लक्चुएट होती रहती है, और हम इसमें देखते हैं कि मनी की डिमांड के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, और मनी की जो मार्केट है उसी के बेस के ऊपर हम मॉनेटरी पॉलिसी को भी सेट किया करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेबर मार्केट से। सबसे पहली मार्केट जो है हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि लेबर मार्केट है क्या। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, लेबर मार्केट के अंदर सबसे पहले हम डिमांड फॉर लेबर को देखते हैं। ठीक है, लेबर इज डिमांडेड बाय फर्म। ठीक है, लेबर अब बेसिकली डिमांड कौन करता है, फर्म्स डिमांड करती हैं, प्रोड्यूसर्स डिमांड करते हैं, या फिर गवर्नमेंट डिमांड करती है लेबर को। ठीक है, यानी गवर्नमेंट भी अपने ऑफिशियल जो काम होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी लेबर डिमांड करती है। ठीक है, सो लेबर डिमांडेड बाय फर्म्स, प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। अब प्रोवाइड लेबर कहाँ से हो रहा होता है, हाउस होल्ड से। ठीक है, हम जो आम पब्लिक है वही बेसिकली लेबर होती है, सो हम अपना लेबर आवर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा होता है, वेजेस मिल रही होती हैं। We are interested in observing optimal level of labor firm demand to maximize this productivity. अब हम यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट बेसिकली क्या है कि हम ये देखें कि फर्म कौन से लेवल के ऊपर जो है फर्म की जो लेबर की डिमांड है वो रखती है, ताकि अपना प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सके। ऑब्वियसली जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं उनका बेसिक जो मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पीछे, उनका मोटिव यही होता है कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें। अब जो अगर कंज्यूमर
कंज्यूमर साइड से हम यूटिलिटी देखें तो हमारी यूटिलिटी कंजप्शन की है, ठीक है, या कंज्यूम करने की यूटिलिटी है, या फिर अगर हमें वेजेस हाई मिलती हैं, सैलरी हाई मिलती है, तो उससे भी हम ज़्यादा अल्टीमेटली कंजप्शन ही कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारी मेन जो कंसर्न होता है वो कंजप्शन को इंक्रीज करना होता है। इसी तरह अगर प्रोड्यूसर की साइड को देखें हम, ठीक है, तो प्रोड्यूसर का मेन जो कंसर्न होता है वो होता है कि अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, ठीक है, या प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। सो हम अब इस पॉइंट पे हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट जो फर्म है वो किस तरीके से सेट करती है कि उसे कितना लेबर जो है वो चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। वो किस किस तरीके से डिसाइड करती है कि किस अमाउंट तक लेबर को हायर किया जा सके ताकि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जा सके, उसका रेवेन्यू जो है वो इन मैक्सिमाइज हो और वो लॉसेस से बच सके, ठीक है। अब इसमें एजम्पशंस देखते हैं कि जो भी फर्म जो भी लेबर को हायर करेगी, जितने भी अमाउंट ऑफ लेबर हायर करेगी, उन सब के जो स्किल्स हैं, उन सब की एजुकेशन है वो सेम होगी, ठीक है। क्योंकि हम जब भी कोई एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एजम्पशंस रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमी में एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, अगर हम उन सारी एक्सटर्नैलिटीज को इंक्लूड करवा दें तो हम अपना एनालिसिस को कंक्लूड नहीं कर सकते या हम एक प्रॉपर डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। सो हमें जब भी एनालिसिस करना होता है इकोनॉमिक्स के अंदर तो हमें कुछ ना कुछ एजम्पशन रखनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेना पड़ता है ताकि हमें बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमारे डिसीजन को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। सो अगर हम ये कह देते हैं कि वर्कर जो है वो अलाइक नहीं है, यानी कोई एक तो एक वर्कर जो है वो उसके पास पीएचडी की डिग्री है और एक वर्कर जो है वो एफए की डिग्री या इंटरमीडिएट लेवल से है, ठीक है, तो हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनके स्किल का कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनकी एबिलिटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमें ये एज्यूम करना पड़ता है यहाँ पे कि जो जितने भी वर्कर्स फर्म हायर कर रही है वो सारे अलाइक हैं या उनके स्किल्स जो हैं वो एक दूसरे के से मैच करते हैं, इक्वल स्किल्स के वर्कर्स हैं, ठीक है। अब वेजेस आर डिटरमिन्ड अंडर कम्पिटिटिव मार्केट बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है। वेजेस जो है वो कोई भी फर्म सेट नहीं कर रही होती, बल्कि जो कम्पिटेटिव इकोनॉमी होती है या कम्पिटेटिव मार्केट होती है, कंपटीशन का मतलब ही ये होता है कि एक चीज़ जो है वो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जब इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन होता है तो क्या होता है कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो एक सेट लिमिट प्राइस से ज़्यादा प्राइस जो है चीज़ की चार्ज नहीं कर सकता या फिर मिनिमम वेज नहीं दे सकता अपने लेबर को, ठीक है। लेबर वहाँ से शिफ्ट कर जाएगा या फिर अगर वो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लोग जो है उस चीज़ की डिमांड खत्म कर देते हैं अगर वो प्राइसेस हाई रखेगा, क्योंकि उनको उसका सब्सटीट्यूट जो है वो इजीली अवेलेबल होता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। सो कम्पिटिटिव मार्केट्स जो होती हैं उनके अंदर जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं, ठीक है, ये इनविजिबल हैंड्स भी बेसिकली इनको हम कहते हैं, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो हैं वो हमें डिटरमिन करती हैं कि प्राइस लेवल क्या होना चाहिए और वेजेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सो फर्म वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, ऑब्वियसली फर्म जो है उसका मेन मोटिव क्या होगा कि वो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि बुक में दी हुई है उन्होंने, ठीक है। एग्जांपल बहुत सिंपल सी है, ठीक है, इसको लेकिन जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि फर्म जो है वो अपना डिसीजन किस बेस के ऊपर करती है। अच्छा, अगर एक फर्म है, ठीक है, उसका मेन जो काम है वो क्या है कि वो डॉग्स की ग्रूमिंग करते हैं, ठीक है, डॉग को ग्रूमिंग करना है का काम है, ठीक है, और वो पर डॉग को ग्रूम करने के जो चार्जेस ले रहे हैं वो $30 ले रहे हैं ईच डॉग, ठीक है। $30 पर डॉग को ग्रूम करने के चार्जेस ले रही है एक फॉर्म, ठीक। अच्छा, अब जो वो लेबर हायर कर रही है ऑब्वियसली उसे डॉग को ग्रूम करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत है, ठीक है। सो जो वो लेबर हायर किया है उसने, ठीक है, उसको वो जो वेज दे रहे हैं वो वेज दे रहे हैं $240, ठीक है। $240 जो हैं वो वेज दे रहे हैं पर एम्प्लॉय पर मंथ, ठीक है। सो अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स देखें यहाँ पे तो इनिशियली 0 वर्कर थे, 1 2 3, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने वर्कर जो है फर्म जो है वो इंक्रीज करती रही, ठीक है। हमने ये हाइपोथेटिकल एक वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर एक जो वर्कर है वो 11 डॉग्स को पर मंथ ग्रूम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह 2 वर्कर्स जो हैं वो मिलकर 20 डॉग्स को ग्रूम कर रहे हैं, 3 वर्कर्स 27 डॉग्स को ग्रूम कर रहे हैं, ठीक है। ये डाटा हमने इस तरीके से लिया, हाइपोथेटिकल डाटा है, ठीक है। 4 वर्कर्स जो हैं 4 लेबर कलेक्टिवली 32 डॉग्स को ग्रूम कर रहे हैं,
ठीक है। तो देखें हम अगर इस डाटा को देखें नंबर ऑफ डॉग्स को, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। अगर हम फर्स्ट को देखें, फर्स्ट का डिफरेंस देखें तो 9 का डिफरेंस आता है, ठीक है, यानी 20 माइनस 11 करें तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अगर 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 का डिफरेंस आएगा, यानी इंक्रीज तो कर रही है प्रोडक्टिविटी लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ कर रही है, जो कि हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है, या डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, जिसमें हम कह रहे थे कि प्रोडक्टिविटी या यूटिलिटी जो है इंक्रीज तो करती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट के साथ इंक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ही बता रहे थे, ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये डाटा यहाँ पे ले लिया कि इन दोनों का जो फर्स्ट का तो 11 ही आएगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस जब हम लेंगे 20 और 11 का तो वो हमारे पास 9 आएगा, वो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। हमने कहा था चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, ठीक है, लेबर का चेंज यानी 1 यूनिट लेबर को इंक्रीज करवाया तो आउटपुट के अंदर कितना चेंज आया वो हमारा 9 है, ठीक है। इसी तरह जब 2 और 3 यानी 2 से हम 3 लेबर पे गए, 1 यूनिट हमने लेबर को इंक्रीज कराया तो हमारी प्रोडक्टिविटी 27 पे चलेगी, और जो हमारा चेंज आया ओवरऑल ड्यू टू चेंज इन लेबर 1 यूनिट ऑफ लेबर वो हमारा 7 का चेंज आया, तो ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 5, 3 एंड 1, ठीक है। सो ये डाटा हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। अब अगर हम आ जाए मार्जिनल रेट ऑफ जो है हमारा प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, इसकी तरफ अगर हम आ जाएं तो ये हमने किस तरीके से निकाला है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को हमने उसकी प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई किया। प्राइस क्या थी, ठीक है, जो हम जो है लेबर को हम पे कर रहे थे 240, ठीक है। सो नहीं, जो हम ईच डॉलर को ईच डॉग को ग्रूम करने के लिए हम प्राइस ले रहे थे, ठीक है, ये इसकी प्राइस है 30, ठीक है। जब हम इसको 30 के साथ 11 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 330 आएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो वो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 270 आएगा, ठीक है, यानी ये हमें दे रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। MRPN जो है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, यानी रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ओके, ठीक है। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर जो है 27 इंटू 5, 32 इंटू 3, ठीक है, तो ये हमारे पास MRPN की वैल्यूज जो हैं वो निकल आएंगी। अब डिसीजन किस तरह से लेते हैं, ठीक है, डिसीजन लेने के कुछ रूल्स होते हैं। टू टेक अ डिसीजन नंबर ऑफ लेबर टू हायर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, फर्म टू डू कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। फर्म ऑब्वियसली जब भी आपने लेबर को क्या देखना होगा कि हमें कितने लेबर जो है प्रोडक्टिविटी हमारी मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कितने लेबर हमें रखने चाहिए, ठीक है। एक हद से ज़्यादा अगर हम लेबर रख लेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो होगी लेकिन डिक्लाइनिंग रेट के, और एट द एंड जो उनका मार्जिनल रेट होगा वो डिमिनिशिंग पे चला जाएगा या जीरो पे चला जाएगा, ठीक है। सो हमें देखना पड़ता है कि किस हद तक हमें लेबर जो है वो रखना चाहिए। अब कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट एंड बेनिफिट जब एनालिसिस कर रहे हैं तो कॉस्ट क्या है, जो हम लेबर को पे कर रहे हैं, ठीक है, यानी वेजेस ऑफ द लेबर कॉस्ट होगी, और बेनिफिट क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी या जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, MRPN जो निकल रहा था हमारे पास, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्टिविटी है। अब रूल बेसिक ये है कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू या MRPN अगर ग्रेटर होता है वेज से, ठीक है, यानी वेजेस कम दे रहे हैं और मार्जिनल रेवेन्यू ईच यूनिट से हमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम जो फर्म है वो कंटिन्यू करती है लेबर को हायर करने में, ठीक है। लेकिन अगर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए वेजेस से, यानी MR इक्वल हो जाए वेजेस से, तो हम जो फर्म है वो स्टॉप कर देती है हायरिंग, ठीक है, यानी उस लेवल तक फर्म समझती है कि यहाँ तक जो है ये मैक्सिमम लेवल है, इसके बाद अब मुझे हायर नहीं करना चाहिए लेबर। लेकिन अगर फर्म ये ऑब्जर्व करती है कि मार्जिनल रेवेन्यू लेस हो गया है वेजेस से, तो फर्म क्या करती है, हायरिंग तो स्टॉप करती है, और अक्सर ऐसा होता है कि फर्म्स जो हैं वो शट डाउन कर जाती हैं, क्योंकि देखें जब उन्हें वेजेस लोगों को वेजेस जो हैं वो ज़्यादा देनी पड़ेंगी जबकि उनका रेवेन्यू जो है वो कम जनरेट हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव में रेवेन्यू जा रहा है, तो उसका मतलब उन्हें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा कॉस्ट से, ठीक है,
कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो ऑब्वियसली फर्म जो है वो शट डाउन की तरफ जाती हैं, या फिर लेबर को मजीद हायर करना कम कर देती हैं, या फिर अगर शट डाउन की तरफ नहीं जाती तो मजीद अपनी जो टेक्नोलॉजी है या किसी चीज़ की जो कैपिटल है उसकी इंप्रूवमेंट करती हैं ताकि प्रोडक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो चलता रहे। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये देख लेते हैं नॉमिनल वेज और रियल वेज का। ठीक है, नॉमिनल वेज बेसिकली क्या होती है, जो कि हम कह रहे थे कि लेबर को मिल रही है, यानी $240 पर मंथ। ठीक है, ये नॉमिनल वेज है। लेकिन अगर रियल की बात करते हैं, जब भी हम रियल की तरफ आते हैं तो उसको हम प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो वेजेस को अगर प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें, यानी 240 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट निकलता है 8। तो इसका मतलब है कि फर्म जो है वो ईच एम्प्लॉय को 8 रियल वेज दे रही है। ठीक है, $8 की रियल वेज जो है वो दे रही है। नॉमिनल अमाउंट में तो देखा जाए तो $240 ही फर्म जो है ईच लेबर को पे कर रही है, लेकिन अगर रियल टर्म्स में देखें तो $8 पर मंथ जो है वो पे कर रही है फर्म ईच लेबर को। दोबारा डाटा की तरफ ही आते हैं। ठीक है, वही टेबल है जो हमने पहले किया है। ठीक है, अब देखा जाए हमने अब नॉमिनल और रियल का फर्क पढ़ लिया है। ठीक है, देख लिया। अब रियल जो हमारी यहाँ पे वेज थी, ठीक है, नॉमिनल वेज जो है वो 240 थी। ठीक है, लेकिन जो MRPN जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल रहा है वो 330 है। तो इसका मतलब है कि 1 पॉइंट के ऊपर, 1 यूनिट के ऊपर जो लेबर है, जो फर्म है, वो इस काबिल है कि मजीद लेबर जो है वो हायर कर सकती है, यानी क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सेकंड पॉइंट पे अगर हम देखें तो 330 जो है वो ग्रेटर होता है 270 से। ठीक है, सो इस पॉइंट पे भी जो है वो फर्म एबल है कि वो मजीद लेबर्स को हायर कर सकती है। 210 जो है वो भी अब 210 पे अगर आ जाए हम, 2 के ऊपर जो 2 यूनिट्स ऑफ लेबर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे निकल रहा था वो 210 था। ठीक है, 210 इज लेस देन 240। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर जो फर्म है उसको वेजेस तो ज्यादा देनी पड़ रही है, लेकिन जो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है, फर्म को यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो फर्म विलिंग होगी यहाँ तक, यानी 2 यूनिट्स ऑफ लेबर को हायर करने तक फर्म विलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसकी वेजेस से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर आप रियल टर्म्स की बात करें, ठीक है, एनालिसिस दोनों तरह से देख सकते हैं हम। ये ऊपर हमने नॉमिनल एनालिसिस किया, अब रियल की बात करते हैं। हमने कहा था कि फर्म जो है वो रियल टर्म्स में $8 जो है पर लेबर पे कर रही है। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो 11 जो है वो ग्रेटर होता है 8 से। ठीक है, यानी 1 यूनिट जब हायर करेंगे तो 11 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो निकल रही थी वो 11 थी। ठीक है, जबकि वेज जो फर्म दे रही है वो 8 है। ठीक है, सो इस फर्म पे विलिंग होगी फर्म के मजीद लेबर्स को हायर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे अगर देखें तो 9 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, सेम फर्म विलिंग है कि मजीद लेबर हायर कर सकती है। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट पे देखें तो 7 इज लेस देन 8। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको फर्म को लॉस हो रहा है। ठीक है, सो हमारा एनालिसिस नॉमिनल और रियल दोनों ये बताती हैं कि फर्म जो है विलिंग होगी 2 पॉइंट्स ऑफ लेबर को हायर करने के लिए, क्योंकि वहां पे उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो इक्वलेंट है उसकी वेज के, या मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल है उसकी वेज के, या ग्रेटर है वेज से। ठीक है, फर्म वहां तक काम करती है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होता है उसकी वेजेस से, या ग्रेटर होता है उसकी वेजेस से। ठीक है, जब भी लेस करना स्टार्ट हो जाता है तो फर्म को लॉस हो जाते हैं और फर्म जो है मजीद लेबर्स को हायर करना बंद कर देती है। अब रियल एनालिसिस वर्सेस नॉमिनल एनालिसिस देख लेते हैं। रियल एनालिसिस जो है उसमें हम MPN को ले रहे थे, यानी वेजेस ओवर प्राइसेस। ठीक है, यानी ये एनालिसिस होता है लेबर की साइड से। ठीक है, लेबर जब एनालिसिस करता है कि उसको जॉब करनी है, उसको लेबर डिमांड देनी है, ठीक है, तो वो रियल साइड से एनालिसिस करता है, यानी प्राइसेस से डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन जब नॉमिनल साइड पे हम आते हैं तो फर्म्स जो है अपना एनालिसिस करने के लिए नॉमिनल साइड को देखती हैं, यानी मार्जिनल रेवेन्यू को हम जो वेज पे कर रही होती है फर्म, ठीक है, उसके साथ इक्वलेट करती है कि क्या सिनेरियो आ रहा है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर आए वेजेस से, नॉमिनल वेजेस से, तो फर्म मजीद लेबर्स को हायर करती रहती है और अपना प्रोडक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करती है। लेकिन अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाए वेजेस से तो फर्म जो है वो अपना शट डाउन पीरियड कर लेती है, या उसको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ सब्सक्राइब करें। और अगर कंटेंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम उनको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर
जो है वो डिस्कस कर सकें। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।